हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी तक हमने पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत है उसका चैप्टर 1 जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे द क्राउन रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। तो बात करते हैं इनके फीचर्स की। ठीक है, आपको पता है ये क्राउन रूल कब से शुरू हो गया था? जब 1857 की जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी उसके बाद से ही जो है 1858 से लेके 1947 तक क्राउन रूल चला था। तब कुछ फीचर्स की बात करते हैं। बेसिकली इसमें हुआ गया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको वायसरॉय ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया था। और इस तरह से जो लॉर्ड कैनिंग थे पहले वॉइसरॉय बने हमारे इंडिया के। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसने क्या किया, जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था जिसमें मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उसको ख़त्म कर दिया और साथ ही साथ डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी ख़त्म कर दिया। और एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसके तहत इसमें पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई और कंट्रोल दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर। ठीक है जी। और जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये मेंबर किसका था? ये मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको असिस्ट करने के लिए। और ये पूरी एक तरह से एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी। ठीक है जी। और नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कुछ इसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज़ भी देख लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं आपके सामने, आप इनको अपने एंड पे सॉल्व करिएगा और फिर इनका आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1861। 1861 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, स्टार्टिंग से बात करते हैं। जो इसने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट लेके आए 1862 में। और थे कौन ये, किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस टाइम के वॉइस हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, 3 इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया, जिनमें से राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला थे और सर दिनकर राव थे। ठीक है जी। इन्होंने एक प्रोसेस शुरू करी डिसेंट्रलाइजेशन की। और कैसे शुरू की? बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके साथ ही साथ इसने एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके लिए? बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के लिए। ठीक है, 1862, 1866 और 1897 रिस्पेक्टिवली। और इसके साथ ही साथ एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। इसमें होता क्या था, जो काउंसिल का वॉइसरॉय हुआ करता था उसको इंचार्ज बना दिया जाता था एक या फिर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का। और जो उसके पास अथॉरिटी थी कि वो फाइनल ऑर्डर भी इशू कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल, जो भी उसके डिपार्टमेंट के मैटर्स हैं उनके लिए। ठीक है जी। और जो भी ये वॉइसरॉय ऑर्डिनेंसेस को इशू करता था विदाउट एनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंसर्न के, मतलब किसी इमरजेंसी टाइम पे, उनका लाइफ साइकिल कितना होता था? वो होता था सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट क्या, फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1892 के बारे में बात कर लेते हैं। इसने क्या किया, इसने कुछ एडिशनल मेंबर्स थे, मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल और प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी संख्या को इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन क्या किया इसने, जो पूरे के पूरे ऑफिस में मेजॉरिटी जो थी वो उनकी ही थी। ठीक है जी। तब कि सेंट्रल और प्रोविंस में तो एडिशनल मेंबर्स जो नॉन ऑफिशियल थे, नॉन ऑफिशियल्स की संख्या तो इंक्रीज़ की, लेकिन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो नहीं, वो तो पहले ही जैसी थी वैसे ही मेंटेन रही। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके साथ साथ इन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद एक और पावर दे दी कि आप चलो बजट को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी। उन्होंने बजट को डिस्कस करने की भी एक अनुमति दे दी। नेक्स्ट इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करना है। किसके लिए? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें क्या होगा, वाइसरॉय के द्वारा किया जाएगा। और किसकी रिकमेंडेशन होगी? प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल और होगी बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। और बी पॉइंट है, और किसके लिए नॉमिनेट करना है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। किसके द्वारा? बाय गवर्नर और रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। ठीक है जी। और इसके साथ ही साथ इस एक्ट ने क्या है, एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न रखा, किसके लिए? यूज़ ऑफ इलेक्शन, की इलेक्शन का हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है जी। हाँ, हालांकि ये भी बात था, जो इलेक्शन का टर्म है वो कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है।
अब ये कुछ आपके पास फिर से MCQs हैं, इन्हें आप पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए और इनका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब आते हैं फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1909। इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, जो कि उस टाइम पर जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अब इसकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ था उसको इंक्रीज़ करा, सेंट्रल और प्रोविंशियल बोथ लेवल पे, ठीक है। लेकिन जो मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको क्या क्या इंक्रीज़ कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, 16 से 60 तक कर दिया, ठीक है जी, इतना हो गया। और साथ ही साथ ये भी था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक यूनिफॉर्म नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो इसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसको तो उन्होंने सेम रखा, लेकिन इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उनमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को रख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, और साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड किया, ऐसा पहली बार हुआ था कि आप इंडियंस के लिए एसोसिएशन बना सकते हो विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर। इस तरह से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव ऑफिस ज्वाइन किया, वो एक लॉ मेंबर थे। और इसके साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरल का भी सिस्टम लाया गया। इसमें होता क्या था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी के किसी लीडर को वोट दे सकती है। और इस तरह से जो लॉर्ड मिंटो थे उन्हें हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ ही लास्ट में ये था, इन्होंने क्या एक और कहा कि इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रखा प्रेसिडेंसीज, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और जमींदार के लिए। इतना हो गया। आपके पास फिर से कुछ MCQs हैं, इन MCQs को आप सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और आप नीचे कमेंट में आंसर करिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉज कर करके आप सॉल्व कर लीजिएगा इनको। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। जो मॉन्टेग्यू थे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अब इस एक्ट की फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हुआ क्या था, इन्होंने कुछ जो इनका कंट्रोल था पूरा का पूरा, जो इनका कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। कैसे रिलैक्स किया, उन्होंने क्या किया, जो पूरा का पूरा सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको ही सेपरेट कर दिया। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको भी उन्होंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसमें क्या होता था, गवर्नर की हमें एड चाहिए होती, गवर्नर को एड चाहिए होती थी मिनिस्टर्स के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें गवर्नर की हमें एड तो गवर्नर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एड तो चाहिए होती थी, लेकिन इसमें जो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और साथ ही साथ यही इसी को हम जानते किस नाम से हैं, डायरकी। इसी को हम डायरकी नाम से जानते हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। और साथ ही साथ अब आया क्या था, इन्होंने सॉरी कुछ, हाँ, फिर से आपके पास MCQs हैं, आप ये भी सॉल्व कर लीजिए। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए ईजी रहेगा। हाँ जी, डायरेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम बात करते हैं। और साथ ही हुआ क्या था, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन को भी कंट्री में लाया गया था। अब बाई कैमरलिज्म का मतलब आप जानते ही हैं कि अपर हाउस और लोअर हाउस, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली को लाया गया था। अब बात करते हैं, और कहा गया था जो 6 में से 3 मेंबर होंगे वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अदर दिन कमांडर इन चीफ, वो इंडियंस होंगे। और साथ ही साथ इन्होंने जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करता था, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन का, उसको भी एक्सटेंड कर दिया। और इन्होंने कुछ फ्रेंचाइजीज भी ग्रांटेड करी कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को, किस बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, किसका, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, और उसको ट्रांसफ़र कर दी। जो भी फंक्शन हो रहे थे वो वहाँ इंडिया के वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए गए। और साथ ही साथ इन्होंने एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश करा, जिसे हम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। और इन्होंने सेपरेट किया था पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से।
ठीक है जी। और अथॉरिटी दे दी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर हैं वो अपना खुद का बजट भी इनैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने प्रोवाइड किया अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैचुटरी कमीशन, जिससे कि क्या हो, सारी इंक्वायरी और रिपोर्ट जो है वहाँ पे 10 साल तक की जो भी चीज़ें हुई हैं उनको लेकर आए और आगे के बारे में बात किया जाए। तो ये पूरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं साइमन कमीशन के बारे में। जैसा कि अभी आपने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा 1919 के एक्ट में कि 10 साल तक के लिए तब बनाए, 10 साल में पूरा का पूरा रिपोर्ट और लाई जाएगी। उसके बाद स्टैट्यूटरी कमीशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं साइमन कमीशन की। ये नवंबर 1927 में आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन होगी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ठीक है जी। अब कमीशन जो थी वो पूरी की पूरी उसमें ब्रिटिश हुआ करते थे, और इसी तरह जो पार्टी थी वो बॉयकॉट करके पूरी की पूरी कमीशन से। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो 1930 में सबमिट की और रिकमेंड करा कि हमें डायरकी को अबॉलिश कर देना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है हमारे प्रोविंस में उसको एक्सटेंशन करना चाहिए उसका, और फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट को भी स्टेबलिश करना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहिए कम्युनल इलेक्टोरेट, और ऐसे कई सारे रिकमेंडेशंस इन्होंने दी थी। इसके बाद क्या हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है जी। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स सभी शामिल हुए थे। और इसी के बेसिस पे, इन डिस्कशंस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था, जिसमें क्या प्रिपेयर किया गया था और सबमिशन किया गया था एक जॉइंट स्टेट कमेटी का, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी। और इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे कमेटी ने क्या कहा कि कमेटी इनकॉर्पोरेट कर गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बेसिस पे। तो ये था पूरा साइमन कमीशन के बारे में। अब देखते हैं हम कम्युनल अवार्ड के बारे में। जब अगस्त 1932 में रामसे मैकडॉनल्ड, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अनाउंस की एक स्कीम जिसमें होगा क्या, रिप्रेजेंटेशन होगा माइनॉरिटीज़ का, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते थे। ठीक है जी। लेकिन जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि इसका एक्सटेंशन हो और भी लोगों पे, जिसमें ठीक है जी। तो उस टाइम क्या वो यारवेदा जेल में थे, जो कि पूना में है। तो वो अपना हड़ताल में बैठ के खाना पीना छोड़ के, और फाइनली एक पूना पैक्ट भी साइन हुआ, जिसमें हुआ क्या, हिंदू के लिए एक जॉइंट इलेक्टोरल होगा, और साथ ही साथ जो रिजर्व सीट भी दी जाएंगी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ठीक है जी। मतलब पहले क्या था, जो डिप्रेस क्लास थे उनके लिए अलग से आपका क्या बोलते हैं, इलेक्शंस था, बट नहीं, अब ऐसा नहीं, उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। और इसीलिए अभी तक हमारे कंट्री में रिजर्वेशन भी चला आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इसमें 321 सेक्शंस। अभी तक हमारा जो भी पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल हैं। इनके फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें भी वही चीज़ है, 3 लिस्ट हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में आपके सेंटर होता है, जिसमें कि 59 आइटम्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट में आपका प्रोविंसेस आता है विथ 54 आइटम, और कॉन्करेंट लिस्ट में आपके दोनों आते हैं, सेंट्रल और प्रोविंस दोनों, विथ 36 आइटम्स। इन्होंने क्या किया, डायरकी को सबसे पहले अबॉलिश किया प्रोविंस में, और इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसके जगह पे डायरकी को हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आए। ठीक है जी। अब जो गवर्नर था उसको ये रिक्वायर था कि वो एक्ट तो करे, लेकिन किसकी एडवाइस पे, जो मिनिस्ट्रीज़ के एडवाइस पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी प्रोविंशियल स्टेट को लेकर। और इस तरह से 1937 में इफेक्ट में आया, और डिसकंटिन्यू भी हो गया 1939 में, 2 साल में डिसकंटिन्यू भी हो गया। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ कहा कि एक बाई कैमरलिज्म का जो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया 11 में से 6 प्रोविंसेस में से। और वो थे कौन से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस। इनको बाई कैमरलिज्म लाया गया, जिसमें क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही रहेंगी। अब आगे बात करते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए जाएंगे डिप्रेस्ड क्लास के लिए। इसमें शेड्यूल क्लास, वीमेन और लेबर आएंगे, उनको इसको एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को लाया गया।
और इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो फ्रेंचाइजीज़ थी उसको एक्सटेंड कर दिया और अबाउट 10% जो भी टोटल पॉपुलेशन था उनको वोटिंग राइट का हक मिल गया। और इन्होंने एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना करी, जो कि क्या करेगी, कंट्रोल करेगी करेंसी और क्रेडिट को हमारे कंट्री में। इसके बाद एक और पॉइंट है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम। और इसके साथ क्या किया इसने, ना केवल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी बल्कि साथ ही साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी, और उसके साथ दो और थे, इनको भी उन्होंने इस्टेब्लिश करा। और इन्होंने एक फाइनली फेडरल कोर्ट जो कि 1937 में इस्टेब्लिश करा। तो ये हो गया पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब कुछ MCQs हैं, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और इसका डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो देंगे उसमें केवल MCQs का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन रहेगा। आपके कोई भी डाउट्स हों अगर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बता दें। आई विल ट्राई कि मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, और इन सब ये जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम एक अराउंड 20-25 क्वेश्चंस का फिर से एक टेस्ट रखेंगे। तो ये पूरा हो गया 1831 तक। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आगे का जो भी है हमें कवर करना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, तो उसको कवर करेंगे और ख़त्म करेंगे चैप्टर हम। तब तक के लिए थैंक यू।